रेशवे एकेडमी पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लेक्चर अपने बहुत ज़्यादा ही प्रोग्रेस पर है। आप लोग के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो कृपया करके आप लोग जल्द से जल्द इसका तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल अब लास्ट चरम सीमा पे है, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। ठीक है, देखो बाबू, क्या है ना कि जो पढ़ रहे हो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यही ज़्यादा काम आने वाले हैं। अप्लाइड मैथ, अप्लाइड केमिस्ट्री ज़्यादा काम नहीं आने वाले हैं। लेकिन बी डबल ई आप बिना पढ़े सेकंड ईयर थर्ड ईयर में नहीं जा सकते हैं, ये जान लीजिएगा। ओके, चलिए लेक्चर क्या चल रहा था बी डबल ई में। बी डबल में आपको हम पढ़ा रहे थे लोड, एसी लोड्स। और एसी लोड में मैंने आपको कुछ पढ़ा दिया था। क्या क्या मैंने पढ़ा दिया था जरा याद कीजिए। मैंने आपको पढ़ा दिया था फर्स्ट प्योर आर लोड, प्योर आर लोड। सेकंड मैंने बता दिया था आपको प्योर एल लोड। और थर्ड मैंने बता दिया था आपको प्योर सी लोड। ये तीनों खत्म हो चुके हैं। तीनों का वेक्टर भी मैंने बता दिया था। वोल्टेज करंट सेम फेज में, एल में वोल्टेज से करंट पीछे चलती है और इसमें वोल्टेज से करंट आगे चलती है। ये मैंने पढ़ा रखा है। ओके, वो तीनों चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे। जैसे हम क्या करेंगे कि आर को और एल को एक साथ लेके चलेंगे। आर को एल को एक साथ, एक बार आर को सी के साथ, एक बार एल को सी के साथ लेके चलना है। ओके, और उसमें चलेंगे हम। पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे फर्स्ट, ये रहेगा आरएल, आरएल लोड। ओके, आरएल लोड, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। मैंने पिछला लेक्चर में भी बोला था इसको, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आरएल लोड क्या हो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये आपको बताने वाली चीज नहीं है, ये आपको पहले मैं बता चुका हूं। यहां पर मैं बस आपको हिंट दिया था कि ये मैंने चीजें पढ़ा रखा है। ठीक है, देखो बाबू, तो देखो आरएल लोड में अब वो क्या क्या पढ़ना है पहले भी देख लीजिए। क्या क्या इसमें आपको चाहिए वो भी देख लीजिए। फर्स्ट, फर्स्ट आप इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट बनाएंगे इसका भी सर्किट डायग्राम, जो भी नहीं बताए थे। देखो, इसका पहले हम बनाएंगे सर्किट डायग्राम, जो पहले बताए थे वही इसमें भी काम करना है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा काम करना है। फर्स्ट बनाएंगे सर्किट डायग्राम। सेकेंड, इसमें सबसे पहले वेक्टर बनेगा, उसके बाद इक्वेशन निकल पाएगा, तो सबसे पहले वेक्टर। और तीसरा जो बनाएंगे इसमें इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, आज जब इक्वेशन निकल जाएगा इसमें, तो हम निकालेंगे क्या बाबू, पावर। ठीक है, और चौथा, पांचवा, पावर जब इसमें निकल जाएगा तो थोड़ा सा एक काम बढ़ जाएगा। अब इसमें वेव डायग्राम आप चाहें तो बना सकते हैं एक, चलिए वेव डायग्राम बता देंगे एक हम। वेव डायग्राम इसका बनाएंगे, और इसमें पावर निकालने के बाद आप इसमें निकालेंगे इंपीडेंस। एक नया टर्म्स आ जाएगा, इंपीडेंस। हिंदी में बोलेंगे इसको प्रतिबाधा, प्रतिबाधा। अभी बताएंगे क्या होता है। और फिर निकालेंगे इसमें पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। हिंदी में बोलेंगे इसको शक्ति गुणक, गुणांक नहीं, शक्ति गुणक। तो आपको इतना चीज इसमें काम करना है। ओके, जब भी आपको आरएल लोड आर सी जो भी देगा, तो थोड़ा दो टर्म्स इसमें बढ़ गए हैं। इन दोनों टर्म्स के बारे में आपको मैं चर्चा करूंगा, जो पहले पढ़ाए थे उसमें भी चर्चा करेंगे। ठीक है, आओ देखते हैं आरएल लोड के लिए फर्स्ट। बताओ बाबू, फर्स्ट क्या निकालेंगे इसके लिए। फर्स्ट निकालेंगे इसमें हम सर्किट डायग्राम। फर्स्ट बनाएंगे इसमें सर्किट डायग्राम। ओके, अब देखो सर्किट डायग्राम ही मेन है, सर्किट डायग्राम से ही वेक्टर निकल पाएगा। तो देखो मैं जैसे बता रहा हूं वैसे सर्किट डायग्राम थोड़ा डिजाइन करना अपने तरफ से नहीं। देखो जरा ध्यान देना, मैं इसका सर्किट डायग्राम बना रहा हूं। तो देखो आर है, आर को यहां बना लो, और एल है, एल को यहां बना लो। ठीक है, ये आर हो गया और एल हो गया। सीरीज है तो मैंने सीरीज बना दिया है। एसी देना यहां से, मैंने एसी दे रखा है। चलो थोड़ा सा इसको और बड़ा बना लेते हैं, नीचे लेके आते हैं ऐसे। ठीक है, ये रहेगा आर, ये क्या है बाबू, आर, और ये क्या है, एल है, आर और एल। चलो अब इसमें देख लो, मान लो कि यहां का जो वोल्टेज है जो दिए हुए हैं वो V इजकल टू है Vm साइन ओमेगा टी।
ये हमारा वोल्टेज है, जो वोल्टेज हम इसको दिए हुए हैं, ठीक है। जो वोल्टेज देंगे इसको V इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी, वो जाके कितने भागों में बटेगा, दो भागों में, एक होगा V1 और एक होगा V2, ये वोल्टेज बढ़ जाएगा। अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसमें बात करूं तो जो करंट अगर मान लेते हैं I है, तो वही करंट इसमें भी होगा और वही करंट इसमें भी होगा, दोनों में करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। करंट क्यों सेम रहेगा, क्योंकि सीरीज में है, सीरीज में करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलो अब देखो, इस भाई साहब के क्रॉस का वोल्टेज कितना है, V1, धारा कौन सी है, I। तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसका जो वेक्टर डायग्राम अगर बनाना हो तो देखो, ये प्योर रजिस्टिव है, ये प्योर इंडक्टिव है। तो प्योर रजिस्टिव के लिए याद करो मैंने क्या बताया था, अगर प्योर रजिस्टिव सर्किट हो तो वोल्टेज करंट सेम फेज में होते हैं। मैंने बताया था तीनों को अलग अलग, मैंने तीनों को अलग अलग पहले इसीलिए बताया था, यहां पे वो काम आने वाले हैं। अगर देखो इनका वोल्टेज V है, करंट I है, तो दोनों का, अच्छा V1, अच्छा ये भी मान सकते हो, ये VR और इसको VL, इंडक्टर है तो VL, यही मान सकते हो। तो देखो इनका रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज करंट सेम फेज में होते हैं। तो अगर मैं करंट को इधर खींचूं तो इधर ही वोल्टेज खींचूंगा VR, ये ध्यान रखना चाहिए, दोनों सेम फेज में होंगे। जरा इसमें आ जाओ, अगर मैं इसके लिए भाई साहब के लिए अगर मैं करंट को इधर खींचूं तो वोल्टेज कहां रहेगा, 90 डिग्री आगे चलता है, तो इनके लिए 90 डिग्री आगे करंट वोल्टेज हो जाएगा, कौन सा, VL। ओके, ऐसे बनाना है, उसमें 90 डिग्री आगे करंट हो जाएगा। ओके, तो दोनों का वेक्टर आपको ध्यान रखना चाहिए। इसका देखो ये VL है और I है, VR है और I है। अब देखो, अब हमारा अगला क्या है, देखो वेक्टर डायग्राम। अब सेकंड हम पढ़ेंगे इसमें कि इसका वेक्टर डायग्राम क्या होगा, वेक्टर डायग्राम, ठीक है। अब इनका वेक्टर है, अभी वेक्टर नहीं बना है, पूर्ण रूप से वेक्टर नहीं बना हुआ है। अब मैंने तो अलग अलग R के लिए और L के लिए मैंने अलग अलग वेक्टर बना रखा है, VR और VL, ठीक है। VR में और I में, VL में और L में, सॉरी I में वेक्टर डायग्राम मैंने बना रखा है। अब इस पूरे सर्किट का वेक्टर डायग्राम बनाना है, तो पूरे सर्किट का जब वेक्टर डायग्राम बनाएंगे आप, तो दोनों वेक्टर को जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। दोनों वेक्टर को जोड़ दीजिए, तो दोनों वेक्टर जुड़ेंगे कैसे, जरा ये देख लीजिए, ध्यान दीजिए कैसे वेक्टर जुड़ेंगे। तो देखिए जब भी वेक्टर को जोड़ा जाता है ना, तो जो उसमें कॉमन होता है पहले उसको ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, करंट कॉमन है, वोल्टेज तो अलग अलग है, तो हम करंट को पहले ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो इधर के तरफ अपने आप से इधर की तरफ खींच लो, कौन सा, करंट I, मैंने करंट खींच रखा है। अब चलो जरा इसके बारे में देखो, VR, तो करंट की दिशा में ही VR होगा, तो करंट इधर जा रहा था, तो इसी दिशा में मैंने खींच लिया VR, VR मैंने खींच लिया। अब देखो करंट से 90 डिग्री पर VL होगा, भाई वोल्टेज आगे चलता है ना L में, करंट पीछे चलती है, तो करंट देखो पीछे है, वो आगे है, कैसे देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बताए थे, ये बताया क्या था। तो अब बताओ इस भाई साहब से करंट पीछे चल रही है कितना डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा हम ये भी कह सकते हैं करंट से 90 डिग्री आगे वोल्टेज चल रहा है, कौन सा, VL, इंडक्टर का वोल्टेज। तो यहां से 90 डिग्री ऊपर, यहीं से खींच लो, क्या दिक्कत है। तो 90 डिग्री ऊपर ये कौन सा हो जाएगा, VL, ये VL हो जाएगा, और ये हमारा VR हो जाएगा, ठीक है, ये VL हो गया 90 डिग्री। ओके, अब बताओ VR और VL अगर मैं यहां पे देखूं तो जो वोल्टेज दिया वो कितना है, V है, तो मैं लिख सकता हूं कितना, V इक्वल टू VR प्लस VL, लेकिन AC है तो इसको वेक्टर फॉर्म में जोड़िएगा। तो देख लो यहां से यहां तक VR है, यहां से यहां तक VL है, तो देखो यहां से स्टार्ट हुआ है VR और यहां से स्टार्ट हुआ VL, यहां से इसको मिला दिया जाए तो यही तो रिजल्टेंट वोल्टेज हमारा कौन सा होगा, V, ठीक। मतलब जो दिया गया वोल्टेज है वो VR और VL का एडिशन होगा, तो VR और VL का एडिशन हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे बनेगा इसका वेक्टर डायग्राम, हो जाएगा। अब देखो मैंने मान लिया एंगल इसमें कितना है, फाई। अब देखो अभी मैंने रिजल्टेंट नहीं बनाया है इसका, अब हम इसमें रिजल्टेंट वेक्टर डायग्राम बनाएंगे।
रिजल्टेंट मतलब परिणामी वेक्टर डायग्राम बनाएंगे। तो परिणामी देखो कैसे बनेगा। परिणामी में बताओ कि इसका मेन वोल्टेज क्या है, V है। अब मेन करंट कौन सा है, I है। तो मेन वोल्टेज कौन सा है, V है। अब मेन करंट कौन सा है, I है। इन दोनों को बाहर ले लो। तो इन दोनों को बाहर लोगे तो देखोगे इधर की तरफ करंट हो जाएगा I हो जाएगा हमारा, यहां से देखोगे तो ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज V। एंगल कितना हो जाएगा, I। ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर डायग्राम होगा। ठीक है, ये मत ये भी बनाइएगा, लेकिन रिजल्टेंट आपका ये बनाएंगे क्योंकि हमको रिजल्टेंट वोल्टेज से रिजल्टेंट करंट से मतलब था। तो जो वोल्टेज मेन वोल्टेज था उसको और करंट को मैंने बाहर ले लिया, वी को हटा दिया। याद रहेगा इतना। तो ये हुआ इसका वेक्टर डायग्राम। ओके, अब चलो, अब वेक्टर डायग्राम जब बन गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसका भी काम आएगा बाद में। ये अब बस वैसे लिख दिए थे आपको कि ये पढ़ना है आपको। चलो, अब ये बताओ कि अब मैं अगर बात करूं तो इसका इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, जरा इक्वेशन लिखो। तो देखो v इजकल टू, मैं कितना लिख सकता हूं अगर अपने आप से v का इक्वेशन, v इजकल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो करंट का इक्वेशन कितना हो जाएगा, i इजकल टू आई एम साइन। अब जरा ध्यान देना, वोल्टेज से करंट पीछे चल रही है, कितना डिग्री, तो 5 डिग्री। तो ओमेगा टी में से 5 डिग्री घटा देना, तो कितना आ जाएगा बाबू, ओमेगा टी -5। तो ये करंट का इक्वेशन हो जाएगा। तो बताओ हमारे पास अब तीसरा कौन था बाबू, तो तीसरा था हमारे पास इक्वेशन। तीसरा हमको क्या निकालना था, इक्वेशन। तो बताओ इक्वेशन क्या आ जाएगा इसका, जरा ध्यान दो, इक्वेशन क्या आएगा। तो वोल्टेज का इक्वेशन क्या है, देखो, तो वोल्टेज का जो इक्वेशन है v इजकल टू वी एम साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और करंट का इक्वेशन कितना आ गया, I इजकल टू आई एम साइन ओमेगा टी -5, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो याद रखना है कि ग्राफ ऐसे डिजाइन करना है। ये आपका वोल्टेज, ये आपका सर्किट डायग्राम हो जाएगा, ये वेक्टर डायग्राम हो जाएगा, वो इक्वेशन हो जाएगा। ओके, कैसे निकाले हैं एक बार और देख लीजिएगा। देखिए, ये आर है, ये एल है। आर के पास का वोल्टेज वी आर और एल के पास का वोल्टेज वी एल। सप्लाई वोल्टेज हमारा वी है, वी इक्वल टू वी आर प्लस वी एल, तो लिख दिए हैं, दोनों को जोड़ने से मिलेगा। दोनों में कॉमन क्या रहेगा, करंट, क्योंकि सीरीज में है तो करंट क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। इनका वेक्टर अलग, इनका वेक्टर अलग अलग बना लीजिए, पढ़ा चुके हैं अभी इसके पहले। तो इसमें देखिए वोल्टेज करंट सेम फेज में, करंट 90 डिग्री पीछे। दोनों में जो कॉमन है पहले उसको खींचिए करंट को, फिर उसी दिशा में वी आर को 90 डिग्री पर वी एल को खींचेंगे क्योंकि आगे चल रहा है वोल्टेज उसमें। अब वी आर और वी एल को जोड़ने पर हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज वी मिलेगा। वी को और आई को बाहर ले लिए हैं, तो ये वी है और ये आई है, बाहर ले लिए हैं कितना डिग्री पर, 5 डिग्री पर। वोल्टेज का इक्वेशन पहले से पता है, v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। करंट का इक्वेशन आई एम साइन ओमेगा टी। अब 5 डिग्री पीछे है तो -5 लगा दीजिए, यही तो होगा, 5 डिग्री पीछे है तो -5 लगा दीजिए, तो -5 हो जाएगा। ओके, ये याद रखना है आपको। ओके, अब देखिए वोल्टेज का और करंट का इक्वेशन हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या निकालेंगे, तो अब निकालेंगे पावर। ओके, हाँ, आई का इक्वेशन आई एम साइन ओमेगा टी -5 रहेगा, इतना आपको याद रखना है। अब चलते हैं, पहले क्या था हमारा, सर्किट डायग्राम, वेक्टर डायग्राम, फिर इक्वेशन। अब निकालेंगे पावर। मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मिटाऊंगा नहीं, मैं थोड़ा सा लेंदी होगा पावर, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं। देखिए, अब हम निकालेंगे, चौथा हमारा हो जाएगा पावर। क्या होगा बाबू, पावर। अब देखो इसका पावर कैसे निकालोगे, जरा ध्यान देना है। पावर कैसे फाइंड करेंगे ये जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए, पावर फाइंड करने के लिए पहले वोल्टेज का इक्वेशन लिख लो, कितना है, v इक्वल टू कितना है बाबू, v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। और करंट का इक्वेशन कितना है, करंट इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी और -5 था। ये हमारा करंट का इक्वेशन हो जाएगा और वोल्टेज का इक्वेशन हो जाएगा। अब पावर कितना होता है, पावर, तो P इक्वल टू हमने अभी पता किया था, B इंटू आई। तो पावर का फॉर्मूला ये होता है। अब एक काम करो, इसमें तुम मान रख दो, तो मान रखोगे तो क्या आ जाएगा, P इक्वल टू V का मान कितना होगा, वी एम साइन ओमेगा टी। करंट का मान कितना लिखोगे, I इक्वल टू आई एम साइन
आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये हमारा पावर हो गया। ओके, इतना पावर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे आपको पता ही होगा। देखो इसमें से एक काम करो, पावर इक्वल टू ये हो जाएगा वीएम, आई एम को बाहर ले लो, ये कांस्टेंट हो जाएंगे, इनटू क्या आ गया साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, इतना आ जाएगा। ये कॉस मत लिख दीजिएगा, ओमेगा टी माइनस फाइव है, 90 वाला नहीं है मामला कि माइनस वाला को कॉस लिख दीजिए, ये ओमेगा टी माइनस फाइव है, इसका कॉस नहीं होगा। अब चलिए, अब P इक्वल टू आ गया वी एम आई एम पाई, अच्छा पहले लिख लीजिए साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। एक काम करिए, यहां भी 2 से डिवाइड कर दीजिए और यहां 2 से गुणा कर दीजिए। इसका मान आपको पता होगा कितना होता है, इसका मान आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे बाबू, इसका मान होगा 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी, यही तो है साइन ए इंटू साइन बी। इसका फॉर्मूला कितना होता है आप लोग पढ़े होंगे, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यही तो होता है, यही आएगा, कॉस वाला कट जाएगा, साइन वाला बचेगा। तो इसको इसी फॉर्म में तोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा देखो, वी एम आई एम डिवाइड बाई 2, देखो मैं इसको तोड़ रहा हूं तो कॉस कितना आ जाएगा देखो, देखो इसको क्या लिख सकते हो, इसको कॉस ए माइनस बी, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, अब माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा प्लस फाइव, कॉस ए माइनस बी अब माइनस कॉस ए प्लस बी, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव, ए प्लस बी हो गया। ये आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो ये ओमेगा टी से ओमेगा टी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये देखो ओमेगा टी 2 ओमेगा टी हो जाएगा। तो कितना आ गया पावर, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ये आपके बस नॉलेज के लिए था। अब देखो पावर कितना आ गया, यहां से वी एम आई एम बाई 2 कितना आ गया, वी एम आई एम बाई 2। अब इसको तुम लोग सॉल्व जो किए हो ना, इसको लिख दिया करो, इसको जो लिखे हो कॉस ओमेगा टी ओमेगा, कॉस फाइव बचेगा केवल, क्यों यहां से कॉस फाइव बचेगा ना, तो उसको कॉस फाइव लिख दो, तो कितना आ जाएगा कॉस फाइव। अब ये देखो माइनस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है, तो माइनस कितना आ जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव, इतना आ जाएगा। अब एक काम करो, इसका भी एवरेज पावर ले लो, एवरेज पावर, तो जिसमें भी, अच्छा पहले एवरेज मत लो, चलो पहले अंदर अभी एवरेज मत लो, अंदर गुणा करा दो, तो कितना आ जाएगा, P इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी एम आई एम बाई 2 इंटू आ जाएगा कॉस फाइव, अब फिर माइनस गुणा अंदर करा दे रहे हैं, वी एम आई एम बाई 2 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। अब एवरेज ले लो, तो जब एवरेज लोगे जिसमें भी ओमेगा टी आएगा इस पूरे का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, जिसमें भी एवरेज, जिसमें भी ओमेगा आएगा उसका औसत कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, बचेगा कौन, ये इसमें फाई है, फाई इज नॉट ओमेगा टी, फाई क्या है एंगल है केवल, ठीक है, लिनियर एंगल है, ये एंगुलर नहीं है, इसलिए फाई लिखिएगा केवल, घुमाइएगा मत उसको। तो यहां से ये 0 नहीं होगा, फाई इज इक्वल टू नॉट ओमेगा टी, तो यहां से कितना आ जाएगा पावर, पावर इक्वल टू आ गया, इसको लिख दो वी एम, इसको लिख लो आई एम, इसको तो पता होगा अब सॉल्व करना, रूट टू कॉस फाइव। यहां से P इक्वल टू कितना आ गया बाबू, वी आर एम एस इंटू कितना आ गया आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, या फिर P इक्वल टू वी आर एम एस को कैपिटल वी कैपिटल आई और इसको कॉस फाइव, ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा किसका, पावर का। ओके, तो याद रखेंगे जो पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी इंटू आई इंटू कॉस फाइव होता है।
ओके। आप लोग जब इंटर में पढ़ रहे होंगे, मैंने आपसे बहुत पहले भी कहा था इस बारे में कि जब इंटर में पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपके जो गुरु जी होंगे, आपके जो सर जी होंगे, इन सब चीजों को डायरेक्ट बता देते हैं लोग। कैसे बताते हैं सुन लीजिए। एक फार्मूला आता है ना, कहते हैं P इक्वल टू V इंटू आई। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट एम्पियर, या करके लिख देते हैं वाट, या। लेकिन याद रखिएगा ये क्या है बाबू? गलत है। वोल्ट एम्पियर ही वाट नहीं होता है, आज के बाद याद रखेंगे। वोल्ट एम्पियर नॉट इज अ वाट। लेकिन वहां पर लिखा क्या होगा? क्योंकि क्योंकि आपकी जो मतलब जो नॉलेज की क्षमता है उतनी ही थी कि आपको वोल्ट एम्पियर को वाट बता दिया जाए। अब आप यहां जब पहुंचे हैं, जब आप इसमें पहुंचे हैं इलेक्ट्रिकल विद्युत वाले विभाग में, तो यहां पर आपको बताया जाएगा कि वोल्ट एम्पियर इज वाट और नॉट। वोल्ट एम्पियर वाट है कि नहीं है, अब हम पढ़ाएंगे। लेकिन पहले आपको आरएलसी पूरा पढ़ा लेंगे, उसके बाद पावर पे आएंगे और तब बताएंगे पावर कितने प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा डेमो दिए भी थे, कितने प्रकार के होते हैं और कौन से पावर का मात्रक क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, अभी मैं नहीं चर्चा करूंगा। इसका जो मात्रक होता है ना, जब V इक्वल टू वी आई cos फाई, इसका मात्रक वाट होता है। वी आई का मात्रक सिर्फ वोल्ट एम्पियर होता है। ठीक है, बताया जाएगा क्यों, अभी मैं चर्चा करूंगा उस बारे में। चलिए, तो यहां पर मैंने क्या चीज निकाल दिया बाबू? देखो, पहला मैंने क्या फाइंड किया, अभी थोड़ा बता दो क्या फाइंड किया? सर्किट डायग्राम। दूसरा मैंने क्या बना दिया इसका? सर्किट डायग्राम के जस्ट बाद मैंने वेक्टर बनाया, और वेक्टर के बाद मैंने क्या पढ़ा दिया? इसका इक्वेशन। आज जब हमारे पास इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन मिल गया, तो हम इसको क्या बना दिए हैं? पावर। इसका पावर निकाल दिए हैं। तो पावर का फॉर्मूला कितना आ गया? P इक्वल टू वी आई और कॉस फाई। याद रखिएगा, पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आई कॉस फाई। ये पावर का फॉर्मूला होता है। ओके, चलो अब चलते हैं, जरा देखते हैं। वेव डायग्राम, पावर के बाद चलते हैं। तो वेव डायग्राम के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए, क्या होता है वेव डायग्राम। ओके, चलिए ये इसका वेव डायग्राम बनाते हैं आरएल के लिए। चलो, आरएल के लिए जो पांचवा होगा हमारा, वो होगा वेव डायग्राम, तरंग आरेख। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं वेव डायग्राम कैसे होगा। तो पहले फार्मूला लिखिए। V इक्वल टू कितना है बाबू? V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। और करंट का इक्वेशन कितना है? इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी और माइनस फाइव। ठीक है, करंट कितना डिग्री पीछे चल रहा था? प्योर होगा तो 90, अब प्योर नहीं है, आरएल लोड है ना, तो 90 डिग्री, 90 नहीं होगा, -5 होगा। तो इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। वेव डायग्राम देखिए कैसे बनाना है, जरा ध्यान दीजिएगा। वेव डायग्राम में ओमेगा टी सबसे ऊपर हम खींचेंगे, इसमें ऊपर की तरफ वोल्टेज का इक्वेशन हो जाएगा ये। अब देखो करंट का कैसे खींचना है, बस करंट ही मेन है। अब देखो करंट कितना डिग्री पीछे चल रहा है? 5, तो इसे 5 डिग्री नीचे बना लेना। अगर 5 प्लस होता तो ऊपर बनाते हैं, माइनस है तो नीचे बना लेंगे। अब देखो 5 डिग्री है पीछे, तो 5 डिग्री मान लो यहीं पर है, तो इनसे थोड़ा सा आगे, तो इनसे थोड़ा सा आगे, इनसे थोड़ा सा आगे, करंट जाके यहीं पे 0 होगा। 5 डिग्री पीछे चल रही है, ठीक है, करंट इनसे 5 डिग्री पीछे चलेगा, तो ये किसका हो जाएगा? करंट का। अगर गामी होता तो यहां बना लेते, पश्चिगामी है तो नीचे बनाएंगे, और साथ में चलता है तो उसी के साथ बनाते हैं। ठीक है, 5 डिग्री, देखिए पिछली बार क्या था, अगर 90 डिग्री पीछे था तो मैंने 90 बनाया था, लेकिन इस बार 5 डिग्री माने हैं तो थोड़ा पहले ही बना लीजिएगा। ओके, तो 5 डिग्री पीछे रहेगा तो ऐसे ग्राफ बनेगा। एक और तरीका है बनाने का, लेकिन आप लोग इतना ही जानिए, ठीक है, 5 डिग्री पीछे बनाने का कोशिश करिएगा। ये कौन से लोड के लिए है? आरएल लोड के लिए। चलते हैं अगला, आरएल लोड के लिए ये हो गया हमारा वेव डायग्राम। अब चलते हैं पांचवा के बाद छठवां, इंपीडेंस क्या होता है। एक नया टर्म्स आपके लिए है, इंपीडेंस क्या होता है। ठीक है, या फिर हम बोलेंगे इसको हिंदी में, क्या बोलेंगे बाबू? हिंदी में बोलेंगे प्रतिबाधा क्या होता है। इंपीडेंस क्या होता है, प्रतिबाधा क्या होता है। ओके, चलिए देखिए,
जरा ध्यान दीजिएगा क्या होता है प्रतिबाधा। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए जैसे जैसे अगर मैं बात करूं कि यहां पर कुछ रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, सीरीज है चाहे समांतर है, जो भी हो, कुछ रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, तो आप क्या करते थे, इस पूरे का रेजिस्टेंस जो था उसको आप लोग कहते थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब तुल्य प्रतिरोध, कहते थे कि नहीं कहते थे। उसी तरह जब आरएल आरसी सर्किट जब आता है तो इसमें जब बनाए थे आप लोग, यहां पर एक आर था, एक एल था, ये था, एक आर था और एक एल था, और यहां पर आप एसी सप्लाई दिए थे। देखिए इसका जो प्रतिरोध था उसको मैंने आर कहा था, इसका जो प्रतिरोध होगा उसको एक्सएल कहा जाएगा। इन दोनों का जो टोटल प्रतिरोध होगा उसको हम बोलेंगे जेड, और जेड ही क्या होता है, इंपीडेंस होता है। जेड को हम क्या बोलेंगे अब, इंपीडेंस, मतलब प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा क्या चीज है, अगर देखा जाए तो प्रतिबाधा क्या चीज है, तो आरएल सर्किट चाहे आर सर्किट, जो भी सर्किट हो, उसमें जो धारा के विरोध करने कर, अच्छा ओहमिक मान जो होता है, पूरे सर्किट का ओहमिक मान जो होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, इंपीडेंस। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं इसका डिफिनीशन, किसी सर्किट का, किसी परिपथ का, चाहे किसी सर्किट का, किसी परिपथ का कुल ओहमिक मान, सॉरी कुल ओहमिक मान ही क्या कहलाता है, प्रतिबाधा कहलाता है। प्रतिबाधा कहलाता है। ओके, कुल ओहमिक मान ही क्या कहलाएगा, पूरे सर्किट का कुल ओहमिक जो मान होगा उसी को प्रतिबाधा कहेंगे। अगर इस पूरे सर्किट का जो ओहमिक मान हो, अगर पूरे सर्किट का जो ओहमिक मान हो, अगर मैं उसको जेड लिखूं, और सप्लाई वोल्टेज कितना था बाबू हमारा पास, V, और धारा कितनी फ्लो हो रही है, I, मेन वोल्टेज, मेन करंट, मेन इंपीडेंस, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि V इक्वल टू I इंटू जेड, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। समीकरण नंबर 1 मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, पूरे सर्किट का। अब जेड कितना होगा उसी को फाइंड करना है, तो ये जेड फाइंड करते हैं। इसमें देखिए जेड फाइंड करने के लिए मैंने आपको अभी एक सर्किट बनाया था, इधर की तरफ शायद वी आर था, ऊपर की तरफ शायद वी एल था। इन दोनों को मिलाने से जो बनेगा वो हमारा केवल वी था, यही तो था। और एंगल कितना था बाबू इसमें, वो फाई था। अगर मैं बात करूं एंगल आपका फाई था, तो इसमें बात करूं कि अगर हम पाइथागोरस पर में लगाते हैं, अच्छा पहले लिख लीजिए इसका वैल्यू कितना आएगा। वी आर को मैं लिख सकता हूं आई आर, वी एल को मैं लिख सकता हूं आई एक्सएल, और इसको तो आपको पता ही होगा आई इंटू जेड। अगर मैं इसमें ओ ए बी, त्रिभुज नंबर ओ ए बी में पाइथागोरस लगा लीजिए, पाइथागोरस लगा लीजिए, तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, कर्ण कितना है बाबू, ओबी का स्क्वायर इक्वल टू ओए का स्क्वायर, अरे ओबी का स्क्वायर इक्वल टू ओए का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। ओबी कितना है, ओबी का मान है वी, तो कैपिटल वी स्क्वायर, ये वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। ये भी याद कर लीजिएगा, कभी कभी ये भी पूछ देता है इतना। लेकिन जब वैल्यू रखा जाए उसका, तो वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आई जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू आई आर का होल स्क्वायर ए प्लस आई एक्सएल का होल स्क्वायर। अगर आई देखा जाए तो सब में है, आई स्क्वायर आएगा, तो अगर आई कट जाएगा तो कितना बचेगा, जेड स्क्वायर इक्वल टू
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, या जेड इक्वल टू लिखेंगे तो इधर वर्गमूल हो जाएगा इसका आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। यही हमारा इंपिडेंस का फार्मूला होता है। मात्रक क्या होता है इसका? तो मात्रक हमारा इसका ओम ही होता है। ठीक, तो हमारा हो जाएगा इंपिडेंस। क्या होता है इंपिडेंस? पूरे सर्किट का जो प्रतिरोध ओमिक मान होता है उसी को हम बोलते हैं इंपिडेंस। याद रहेगा इंपिडेंस क्या होता है। ठीक है, तो क्या क्या हो गया हमारा? वेव डायग्राम भी हो गया, साथ साथ इंपिडेंस भी हो गया। लास्ट बचा हुआ है क्या हमारा? वो बचा है पावर फैक्टर क्या होता है। आइए देखते हैं इसका पावर फैक्टर क्या होता है। जरा ध्यान रखिएगा ये चीज, इंपिडेंस बहुत लोगों को नहीं समझ में आती है। इंपिडेंस बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। सर्किट का टोटल जो ओमिक वैल्यू होती है वही क्या होता है हमारा? इंपिडेंस होता है। ओके, यहां से आप देख सकते हैं इस चीज को, इसको हम फाइंड किए हैं कैसे? त्रिभुज में पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दिए हैं, z इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब जैसे सेकेंडरी में पहुंचेंगे ना, तो वहां पर आपको ये डेरिवेशन करके नहीं बताया जाएगा, वहां डायरेक्ट बताया जाएगा कि z इक्वल टू स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होता है। वहां आपको डेरिवेशन नहीं किया जाएगा, ये पहले समझाते रहे आपको, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िए इन सब चीजों को। चलिए चलते हैं पावर फैक्टर पर। इसमें चलेंगे पावर फैक्टर पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा पावर फैक्टर भी। आरएल लोड ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है, इतनी चीजें उसमें आएंगी। ठीक, चलते हैं हम पावर फैक्टर पर। पावर फैक्टर हिंदी में बोलेंगे क्या इसको? शक्ति गुणक, पावर फैक्टर या फिर शक्ति गुणक क्या होता है, आइए जरा देखते हैं। देखिए, अभी जो आपको इक्वेशन निकाला गया था वो वोल्टेज का इक्वेशन कितना आया था? V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। और करंट का इक्वेशन कितना आया था? I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। जब इसका वेक्टर बनाया गया था तो वेक्टर में क्या आया था? अगर इधर की तरफ करंट मान लिया जाए तो वोल्टेज ऊपर आया था कितना डिग्री से? 5 डिग्री से। अगर मैं इसका पूरा बनाऊं, अगर पूरा सर्किट बनाऊं तो पूरा सर्किट कैसा आया था? इधर की तरफ वी आर माने थे, बताओ, ऊपर की तरफ हमारा वी आर था ना, सॉरी ऐसे वी आर था, और वी एल 90 डिग्री ऊपर होगा करंट से, ये हमारा था कौन सा? वी एल। यहां से जो एंगल होगा ये जो बनेगा ये होगा फाई, और रिजल्टेंट वोल्टेज यही तो आया था, यही तो आया था। चलो करंट भी लिख लेना, चाहे छोड़ दो। वी आर का मान कितना लिख सकते थे? आई आर। वी एल का मान आई एक्सएल, और वी का मान आई जेड। त्रिभुज चाहो तो मान लो ओ ए और बी। एज और विश, मानना हो तो मानो, चाहे छोड़ दो। चलो ध्यान देना। अब पावर फैक्टर क्या होता है जरा इसको ध्यान देना, बहुत आसान है। देखो पावर फैक्टर का डिफिनेशन क्या होता है? जो वोल्टेज होता है, देखो यहां वोल्टेज V है और करंट कितना है, इन दोनों के बीच का कोण कितना है? फाई। फाई का जो कोसाइन होता है cos थीटा, उसी को पावर फैक्टर कहते हैं। जरा टफ नहीं है, बहुत आसान है। तो डिफिनेशन कैसे बनाओगे? वोल्टेज और करंट के बीच का कोण का कोसाइन पावर फैक्टर कहलाता है। बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है। तो पावर फैक्टर का डिफिनेशन क्या लिखोगे? लिखोगे वोल्टेज वोल्टेज तथा वोल्टेज तथा करंट के, वोल्टेज तथा करंट के बीच के कोण, बीच के कोण का, बीच के कोण का कोसाइन, बीच के कोण का कोसाइन ही जिसके कोण का कोसाइन ही पावर फैक्टर कहलाता है।
पावर फैक्टर कहलाता है। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन, ठीक है। मतलब वोल्टेज करंट के बीच का कोण का कोसाइन ही क्या कहलाएगा, पावर फैक्टर कहलाएगा। अतः अतः पावर फैक्टर इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं, कॉस फाई। ओके, मतलब इसका कॉस ले लीजिए, वही पावर फैक्टर होता है, ठीक है। उसका कॉस ले लो तो क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर हो जाएगा। अब चलो एक काम करो, पावर फैक्टर इक्वल टू कितना आ गया बाबू, पावर फैक्टर में लिखूंगा कॉस फाई। अब तुम त्रिभुज में से, इस त्रिभुज में ओ ए बी में कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार ए होगा, क्योंकि देखो जिससे कोण बनता है वो आधार होता है, जिसपे टिका रहता है, और उसके ठीक सामने वाला, कोण के ठीक सामने वाला लंब होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, आई आर, और कर्ण कितना है, आई जेड। अरे मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, ओ ए बटा ओ बी, ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखो आई से आई क्या हो जाएगा, इसमें कैंसिल आउट। तो कॉस फाई इक्वल टू क्या बचेगा, पावर फैक्टर इक्वल टू कॉस फाई, और कॉस फाई इक्वल टू बचेगा आर बाई जेड, आर बाई जेड। जहां चलो अब आर बाई जेड मतलब कॉस फाई की वैल्यू कितनी आ गई, आर बाई जेड, मतलब कॉस फाई ही तो पावर फैक्टर है। आर क्या है, रेजिस्टेंस, आर क्या है बाबू, रेजिस्टेंस, और जेड क्या है, इंपीडेंस, चाहे प्रतिबाधा है। तो डिफिनेशन लिख सकते हो एक और, क्या कि रेजिस्टेंस और इंपीडेंस के अनुपात को भी पावर फैक्टर कहा जाता है। एक और डिफिनेशन लिख लोगे क्या, किसी सर्किट का, ऐसे लिखना, किसी सर्किट का प्रतिरोध तथा इंपीडेंस को प्रतिबाधा बोलते हैं, प्रतिरोध तथा, सॉरी दोनों प्रतिरोध लिख दिए हैं, किसी सर्किट का प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा होगा ना, यहां पर प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा, इंपीडेंस के अनुपात को क्या कहते हैं बाबू, पावर फैक्टर कहते हैं, पावर फैक्टर कहा जाता है। ओके, चलो एक चीज बताओ जरा, इसका मात्रक बताओ तो क्या होगा पावर फैक्टर का, मात्रक होता है आर बाई जेड है, ये भी ओम होगा और ये भी ओम होगा, दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा, यूनिट। मतलब ये यूनिट लेस होता है, इसका मात्रक कोई नहीं होता है। ओके, कास फाई का कोई मात्रक नहीं होता है। एक चीज और, ये मात्रक हो गया, जरा एक चीज बताओ, जो पावर फैक्टर होता है, जो कॉस फाई का मान होता है, वो एक से ज्यादा होता है कि एक से कम होता है, ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो सिंपल देखो, जेड ज्यादा होता है, आर कम होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो कास फाई का मान है वो एक से कम आएगा, लेकिन किसी किसी कंडीशन में अगर प्योर रजिस्टिव हो तो उसके लिए क्या आ सकता है, कास फाई का मान एक के बराबर भी आ सकता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि कास फाई का जो वैल्यू है इज लेस देन आर इक्वल टू 1, एक से कम होगा, ये तो फिक्स है, यहां पर देख सकते हो। एक के बराबर भी हो सकता है, कैसे अभी मैं बताऊंगा आपको। एक के बराबर भी कास फाई का मान हो सकता है, अभी आपको हम थोड़ा सा इसको हिंट देंगे कि कैसे एक हो सकता है। ओके, तो इतना जरूर याद रखिएगा, ये नोट करिए जल्दी से। ये रहा आर्यल लोड। अब आर्यल लोड में मैंने क्या क्या बता दिया, जरा एक बार चलते हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान दो। आर्यल लोड को एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से लिखिएगा। देखो आर्यल लोड जब आपको पढ़ाए हैं तो क्या बताए हैं, पहले बनाएंगे सर्किट डायग्राम आर्यल लोड का, फिर सर्किट से वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर से रिजल्टेंट वोल्टेज रिजल्टेंट करंट को बाहर ले लीजिए, तो वोल्टेज करंट को मैंने बाहर ले लिया। अब उसके बाद दोनों का इक्वेशन लिख दीजिए, तो दोनों का इक्वेशन नहीं हो जाएगा। करंट देखो, यहाँ देख लो, करंट पीछे है तो माइनस लगा दिए हैं, आगे होता तो प्लस लगा देते। वोल्टेज से मेन करंट को देखा जाता है, वोल्टेज का तो पहले जैसे आपके घर में देख लीजिए, जैसे आपके घर में जो होता है सप्लाई आता है तो वोल्टेज तो कांस्टेंट होता है, करंट अलग अलग सबका होता है, इसलिए हम वोल्टेज को हर बार
v इक्वल टू वी साइन ओमेगा टी अपने आप से मान ले रहे हैं। आपको मर्जी, आप मानिए चाहे मत मानिए, नहीं मानेंगे तो करंट को मान सकते हैं, वोल्टेज का मान सकते हैं। करंट को मानेंगे तभी वेक्टर यही आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। करंट को मानिए चाहे वोल्टेज को मानिए तभी वेक्टर वही आएगा। आप कहेंगे सर कैसे? देख लो, मैं एक मान के दिखा दे रहा हूं। एक नोट मान लेते हैं अपने आप से। चलो ये बताओ, अगर अगर मैं करंट को ही अपने आप से मान लूं, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, अपने आप से करंट को मैंने ए मान लिया, तो देखो अगर करंट इतना है तो वोल्टेज उनसे आगे चल रहा है ना 5 डिग्री, वोल्टेज क्या है आगे है, तो वोल्टेज का इक्वेशन क्या हो जाएगा, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्या दिक्कत है, ऐसे ही मान सकते हैं। तो देख लो, अगर पहले करंट को खींच लिया जाए, पहले करंट को खींच लिया जाए तो वोल्टेज आगे चल रही है, तो वोल्टेज को ऊपर खींचना पड़ेगा। तो वही तो आ रहा है, कोई और नहीं आ रहा है, इसलिए वो उसमें कंफ्यूजन में नहीं आना है, किसी को मान सकते हो। लेकिन क्या होता है कि घर में जो वोल्टेज होता है कांस्टेंट होता है, इसलिए वोल्टेज को मान लिया जाता है। ओके, चलो इतना हो गया। फिर मैंने वो क्या बता दिया था, वेक्टर हो गया। फिर मैंने इसके इक्वेशन से, दोनों इक्वेशन को लेकर मैंने पावर निकाला था। पावर P इक्वल टू वी आई, वी का आई का मान रख दीजिए, ये 2 sin A इंटू साइन बी वाला फार्मूला लगा के तोड़ दिए हैं। एवरेज लिए हैं तो इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि उसमें ओमेगा है, जिसमें ओमेगा होगा उसकी वैल्यू 0 होगा। ये फाई जो है ना वो लीनियर है। अरे फाई जो है वोल्टेज और करंट के बीच का कोण है ना, वोल्टेज और करंट के बीच का कोण है, ठीक है, ऐसे है। तो उनके बीच का कोण है, तो घुमावदार नहीं है, घूम नहीं रहा है वो, इसलिए उसको ओमेगा मत मानिएगा। फाई इज नॉट ओमेगा, फाई इज अ कांस्टेंट। ओके, अब देखिए, तो पावर इतना आया, P इक्वल टू वी आई कॉस फाई आएगा। ओके, पावर हो गया। फिर मैंने आपको इसमें समझाया कि वेव डायग्राम कैसे बनेगा, तो 5 डिग्री पीछे तो पीछे बना दिए हैं। इंपीडेंस क्या होता है, पूरे सर्किट का जो प्रतिरोध होता है उसी को इंपीडेंस कहते हैं। Z इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, वर्गमूल निकाल लीजिएगा उसका। उसके बाद मैंने बताया आपको पावर फैक्टर, क्या बताया मैंने, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल का कोसाइन पावर फैक्टर होता है। कोई कॉस फाई लिए हैं तो कॉस फाई का जो मान होगा आर बाई जेड आएगा। ये मेन फार्मूला है इसका कॉस फाई। ओके, एक और फार्मूला होगा वो थोड़ा बाद में पढ़ाएंगे कॉस फाई का। ये याद रहेगा, दो आपको डिफिनेशन लिखवा दिए हैं, दोनों डिफिनेशन पावर फैक्टर का जरूर याद रखिएगा। ओके, चलते हैं, आज के लिए इतना। नेक्स्ट टॉपिक आरएल सर्किट हो गया, अब हम चलेंगे आरसी सर्किट इसके बाद। ओके, आज के लिए इतना।